हेलो फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे परसेप्शन एंड परसेप्शनल प्रोसेस। आज हम इसमें बात करेंगे सेवेंथ पार्ट की, जिसमें हम बात कर रहे हैं थ्योरीज एंड कॉजेज ऑफ इल्यूज़न। तो इसमें सबसे फर्स्ट आएगा संभ्रांति का सिद्धांत, कन्फ्यूज़न थ्योरी। इस प्रकार के अनुसार जब प्रत्यक्षीकरण कर्ता उद्दीपक अथवा वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते समय विश्लेषण नहीं कर पाता है तो संभ्रांति अर्थात इल्यूजन के कारण वह उद्दीपक का त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षीकरण करता है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय भ्रम तथा संभ्रांति अथवा विश्लेषण न करने के कारण ही होते हैं। सेकंड है इसमें सहानुभूति सिद्धांत, द सिंपैथी थ्योरी। इस सिद्धांत का थियोडोर लिप्स 1897 ने इस पर विचार किया कि भाव और संवेग हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं। इनकी उपस्थिति में उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करते समय बहुधा सौंदर्यात्मक बोध होता है। सौंदर्यात्मक बोध ही वास्तव में शुद्ध प्रत्यक्षीकरण में बाधक होता है। थर्ड आएगा इसमें नेत्र गति सिद्धांत, आई मूवमेंट थ्योरी। दृष्टिपरक भ्रम या ज्यामितीय भ्रम बहुधा नेत्र गति की अस्वाभाविकता के कारण होते हैं। कोहेन तथा फेस्टिंगर ने अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि आँख की गति का भ्रम से संबंध है। जब हम किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो हमें उस उद्दीपक के प्रत्यक्षीकरण के लिए अपने नेत्रों को घुमाना पड़ता है। जब नेत्र आसानी से घूम जाते हैं तो यह वस्तु बड़ी होते हुए भी छोटी प्रतीत होती, परंतु जब नेत्रों की गति नहीं हो पाती या आसानी से नहीं घूम पाते तब उद्दीपक चाहे छोटा क्यों ना हो वह बड़ी ही दिखाई देती है। फोर्थ है इसमें परिदृश्य सिद्धांत, पर्सपेक्टिव थ्योरी। एक सिद्धांत के अनुसार वातावरण में उपस्थित उद्दीपक अधिकतर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 आयाम वाले होते हैं, परंतु इन 3 आयाम वाले उद्दीपक की रेटिना पर प्रतिमा केवल 2 आयाम से बनती है। रेटिना पर तीसरे आयाम का भी प्रत्यक्षीकरण होता है, परंतु जब कभी इस तीसरे आयाम से संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट संकेत नहीं होते तो उस उद्दीपक को शुद्ध प्रत्यक्षीकरण न होकर अशुद्ध प्रत्यक्षीकरण होता है, तो यह भ्रम का अनुभव कराता है। फिफ्थ इसमें आएगा सारगर्भित तथा पूर्णाकृत सिद्धांत, द प्रेग्नेंस ऑफ गुड फिगर थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण उद्दीपक को अंशों के रूप में न देखकर पूर्ण रूप में देखता है। पूर्ण के रूप में व्यक्ति को देखने में कुछ गुण ऐसे दिखाई देते हैं जो उस प्रत्यक्षीकरण उद्दीपक में नहीं होते। इसी प्रकार उसे भ्रम हो जाता है। आधुनिक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि अंश का पूर्ण क्षेत्र अर्थात इंटायर फील्ड पर पड़ने वाले प्रभाव भ्रम द्वारा व्यक्त होते हैं। कुछ गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने आकर्षण शक्तियों, अट्रैक्शन फोर्सेस तथा संतुलन, इक्विलिब्रियम जैसे कारकों के महत्व को भ्रम के कारण के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया है। 6 इसमें है एटीट्यूड। वेनुसी 1912 ने मूलर लायर भ्रम की मात्रा पर प्रत्यक्षीकरण की अभिवृत्ति तथा अंश पृथक्करण की अभिवृत्ति पार्ट आइसोलेटिंग एटीट्यूड के प्रभाव के अध्ययन में देखा कि प्रथम कारण की उपस्थिति में भी भ्रम की मात्रा अधिक थी। प्रथम कारण की उपस्थिति के भ्रम की मात्रा अधिक थी। 7th में आएगा इसमें आदत और परिचय, हैबिट एंड फैमिलियरिटी। भ्रम के उत्पन्न होने का एक महत्वपूर्ण कारक आदत भी है। उदाहरणार्थ दैनिक जीवन में देखा गया कि यदि हम अपने किसी मित्र की वेशभूषा को बार बार देखते हैं तो बार बार देखने से हम उसकी वेशभूषा से परिचित हो जाते हैं, और जब कभी किसी अन्य व्यक्ति को इस परिचित वेशभूषा में देखते हैं तो हम इस अपरिचित व्यक्ति को परिचित वेशभूषा के कारण अपना मित्र समझ बैठते हैं और इस प्रकार भ्रम का अनुभव होता है। 8th इसमें आएगा मानसिक तत्परता और आशा, मेंटल सेट एंड एक्सपेक्टेशन। व्यक्ति कई बार भ्रम का अनुभव मानसिक तत्परता और आशा के कारण करता है। उदाहरण, यदि रात को हमें यह संशय हो जाए कि कहीं चोर ना आ जाए तो रात्रि में किसी प्रकार की आहट और लड़खड़ाहट से हम समझ बैठते हैं कि चोर तो नहीं आ गए। इसी प्रकार से यदि हम कमरे में बैठे अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो प्रवेश द्वार पर किसी भी प्रकार की आहट से मित्र के आने का संकेत मिलता है। यह भ्रम प्रतीक्षा, प्रत्याशा या आशा के कारण होता है।
9th में आएगा ज्ञानेंद्रियाँ, सेंस ऑर्गन्स। बहुधा देखा गया कि जब हमारी ज्ञानेंद्रियाँ दोषपूर्ण होती हैं तब हम उद्दीपक को प्रत्यक्षीकरण सही ढंग से कर सकने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए रंगहीन व्यक्ति, कलर ब्लाइंड को रंगों से संबंधित भ्रम होने का कारण दोषपूर्ण ज्ञानेंद्रियाँ। इसी प्रकार से पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के अधिकतर उद्दीपक सफ़ेद उद्दीपक पीले दिखाई देते हैं। 10th में आता है संवेग, इमोशंस। यह देखा गया कि कुछ प्रबल संवेगों की स्थिति में हम व्यक्ति को त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षीकरण करते हैं। उदाहरण के लिए डर के कारण व्यक्ति रस्सी को सांप समझ सकता है, अथवा डर के कारण ही चूहे की खड़खड़ाहट से चोरों के आने की आहट का आभास हो सकता है। भय के अतिरिक्त क्रोध, ईर्ष्या आदि संवेग भी भ्रम के उत्पन्न होने के कारण होते हैं। 11th पॉइंट है इसका नोवेलिटी, नवीनता भी भ्रम का एक महत्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति किसी नए स्थान पर जाता है तो उसे दिशा भ्रम होता है। 12th इसमें आएगा सुझाव, सजेशन। सुझाव के कारण भी भ्रम होना स्वाभाविक है। एक प्रयोग में देखा गया कि कक्षा में अध्यापक महोदय एक शीशी अपने हाथ में लेकर गए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि शीशी में सुगंधित पदार्थ है, मैं अभी बोतल खोलता हूँ। बोतल खुलते ही आप में से जिन जिन लोगों को सुगंध का अनुभव हुआ तुरंत हाथ उठा दे। शीशी खोलने के बाद अध्यापक ने देखा कि कक्षा के अधिकांश लड़कों ने सुगंध का अनुभव किया, परंतु शीशी में किसी प्रकार की सुगंध न होकर केवल पानी था। 13 पॉइंट है इसका संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। व्यक्ति को कई बार भ्रम संदर्भ के कारण होता है। ज्यामितीय भ्रम में यह कारक अधिक महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में ज्यामितीय भ्रम से संबंधित किसी भी क्षेत्र का उदाहरण दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए जूलियर भ्रम लंबवत अथवा यद्यपि एक दूसरे से समांतर है परंतु इनके संदर्भ आड़ी तिरछी खिंची हुई रेखाएं भ्रम उत्पन्न करती हैं और लंबवत रेखाएं समांतर न लगकर असामांतर लगती हैं। 14 पॉइंट इसमें जो आएगा 14, विरोध, कॉन्ट्रास्ट को दर्शाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भ्रम का कारण विरोध भी होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई कुछ छोटे वृत्तों के बीच बना हुआ एक बड़ा वृत्त बड़ा दिखाए तो उसे दिखाई देगा कि छोटे वृत्तों के बीच बना हुआ एक बड़ा वृत्त बड़ा है, जबकि यह बड़ा वृत्त अन्य बड़े वृत्तों के साथ बनाया जाए तो छोटा दिखाई देता है। 15 पॉइंट जो आएगा इसमें वो आएगा समग्रता की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ होल। मनुष्य की यह भी एक प्रवृत्ति होती है कि वह पूर्ण दिव्य को पूर्ण रूप से देखता है। उदाहरण के लिए 3 रेखाओं को यदि त्रिभुज के रूप में चित्रित किया जाए तो ये तीनों रेखाओं के सिरों को आपस में मिलाया ना जाए तो भी इन 3 रेखाओं से संभ्रमता या संभ्रमता अर्थात भ्रम की एक उपस्थिति बनेगी, जिसके कारण अगर 3 रेखाएं नहीं भी मिल रही हैं आपस में तब भी हम उसे त्रिभुज के रूप में ही इंगित करते हैं। यह भ्रम समग्रता की प्रवृत्ति के कारण होता है। तो आज हमने जाना कि इल्यूज़न और हेलुसिनेशंस क्या होते हैं और किस टाइप से ये काम करते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे अगर कुछ चीज़ें किसी को कंफ्यूज करती हैं तो वो उनको जान पाए, समझ पाए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय।